हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू रेस्पायर क्लासेस। चलिए मोल कंसेप्ट के नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें हमें पता चलेगा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या हम कुछ कंडीशंस लगा के इसमें एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एम्पेरिकल फार्मूला अगर अपने पास है तो उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला किस किस कंडीशन पे पता कर सकते हैं। पहली बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हमें आइडिया देता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटॉम्स, एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर किसी एलिमेंट के कितने एटॉम्स मॉलिक्यूल्स में होंगे, मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, तो वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे अपने पास है, जैसे अपने पास C6H12O6 ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस विल बी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, सिंपल सा ये थ्योरेटिकल पार्ट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला असल में हमें बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि कार्बन के, जैसे कार्बन के 6 एटम्स एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह से अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बताऊंगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सपोज मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। इसी तरह से वाटर की अगर हम बात करेंगे तो उसका जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल गिव्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। और दूसरा पॉइंट है एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में ये फर्क है कि एम्पेरिकल फार्मूला हमें एटम्स का एक सिंपल होल नंबर रेशियो देता है। यहाँ थ्योरी थोड़ा सा बुलेट पॉइंट में रखा गया है। इट शोज द एटम्स इन देयर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कम से कम सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कैसे आप एटम्स को लिख सकते हैं, रेशियो इनका लिख सकते हैं। जैसे अपने पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का है C6H12O6। इससे अगर एम्पेरिकल फार्मूला पता करना होगा तो कार्बन की सबसे सिंपल रेशियो क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जहां पे कार्बन का 1 एटम होगा वहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। बिकॉज यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ 6 है, तो इसका मतलब कार्बन का जहां 1 एटम होगा वहां हाइड्रोजन का के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। इसी तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन अगर C6H6 है तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन होगा CH। ये इनका सबसे एलिमेंट्स का सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। ओके, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, इससे तो सिंपल रेशियो पता ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम वहां पे ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, तो इसका भी एम्पेरिकल फार्मूला H2O ही होगा। ओके, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चेक करेंगे तो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा। और अगर एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल होगा तो दैट विल बी मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, बेसिक सा पॉइंट है। आगे चलते हैं, इसमें जितने भी हमारे पास पोर्शन होगा, इस पोर्शन के अंदर जितने भी हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो हम आज देखेंगे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे। ओके, तो क्वेश्चन लिखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 7.3 ग्राम है, कंटेनिंग 3.6 ग्राम कार्बन। देखिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। वेइंग 7.3 ग्राम, कंटेन्स 3.6 ग्राम कार्बन। कार्बन का वेट दिया है 3.6 ग्राम, हाइड्रोजन का मास दिया है 0.7 ग्राम, नाइट्रोजन का 1.4 ग्राम और रेस्ट ऑक्सीजन। टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है दैट इज 7.3। 7.3 में से ये माइनस करेंगे, जैसे दिस विल बी 3.6 प्लस 1.4 दैट विल बी दैट इज 5.7, तो ऑक्सीजन का वेट होगा 1.6। ओके, बिकॉज इनका वेट जो होगा 3.6 प्लस 1.4 दैट विल बी 5 और 0.7 दैट विल बी 5.7। 5.7 यानी कि जो ऑक्सीजन का मास होगा, ऑक्सीजन का मास होगा 7.3 माइनस जो इसका टोटल सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 5.7 और वही होगा किसके बराबर, 1.6 के बराबर। ओके, करना क्या है हमें, फाइंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो देखना है एटॉम्स का। तो अगर हम एटॉम्स का पहले हमें पता होना चाहिए, या तो हमें मोल्स पता चले, बिकॉज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटॉम्स, या तो हमें डायरेक्टली मोल्स पता चले, मोल्स से हम एटॉम्स पता कर सकते हैं। ओके, या अगर एटॉम्स कहीं पे लिखे होंगे, जैसे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, अगर एटॉम्स लिखे होंगे तो हम डायरेक्टली एटॉम का रेशियो पता कर सकते हैं। तो अगर इसमें ये मास दिया था, मास को अगर हम नंबर ऑफ मोल्स में चेक करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स,
इसका कितना होगा, दैट इज 3.6, कार्बन का 3.6 डिवाइड बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 12। ओके, हाइड्रोजन का कितना होगा, 0.6 ग्राम डिवाइड बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का 1.4 डिवाइड बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का 1.6 और इसका ग्राम एटॉमिक मास 16। ओके, तो इसको देखते हैं आगे। अब यहां 3.6 डिवाइड बाय 12, 36 बाय 12 इज दैट इज 3, तो ये होगा 0.3, ये होगा 0.7, 14 और ये कितना होगा 0.1 और यहां भी होगा 0.1। ठीक है, अब ये किसका रेशियो आया, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आया। एंड नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मोल्स, शाबाश, रेशियो ऑफ मोल्स बराबर होगा रेशियो ऑफ एटम्स। मतलब जहां पे मैं बोल सकता हूं कि कार्बन का 0.3 मोल है वहां पे, और हाइड्रोजन का 0.7 मोल, ऑक्सीजन का 0.1 मोल और नाइट्रोजन का 0.1 और ऑक्सीजन का 0.1, वहां मैं ये भी बोल सकता हूं कि कार्बन के 3 एटम्स या 0.3 एटम्स, हाइड्रोजन के 0.7 एटम्स, नाइट्रोजन के 0.1 एटम और ऑक्सीजन का 0.1। अब इससे तो थोड़ा सेंस, इसमें तो कोई ज्यादा सेंस नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं नंबर ऑफ रेशियो ऑफ मोल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ एटम्स। रेशियो ऑफ एटम्स, मोल्स का रेशियो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां 0.3 है तो 3 लिख दो, 0.7 है 7 लिख दो, यहां 1 और यहां 1, तो एटम्स का रेशियो भी क्या होगा, एटम्स का रेशियो भी सेम ही आएगा, दैट इज 3:7:1:1। तो जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा, बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशियो चेक करना है, जहां पे कार्बन के 3 एटम है, हाइड्रोजन के वहां 7 एटम है, नाइट्रोजन का वहां 1 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ये होगा एम्पेरिकल फार्मूला, ये इस कंपाउंड की एम्पेरिकल फार्मूला होगी। अब एम्पेरिकल फार्मूला से तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे पता नहीं कर सकते विदाउट नोइंग सम डेटा, जो भी हमारे पास आगे आने वाला टॉपिक है उसमें हम एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एज ऑफ नाउ ये डेटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है कि जिससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कर सकते हैं। बिकॉज अगर मान लीजिए मैंने एज्यूम किया कि C3 जहां पे कार्बन के 3, वहां पे हाइड्रोजन के 7, नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 1, अगर मैं बताऊंगा कि जहां पे कार्बन के 2 से मल्टीपल करूंगा, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 14, नाइट्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2, कोई 3 से मल्टीपल करेगा, रेशियो तो होल नंबर रेशियो फिर भी सेम आएगा। इसका मतलब ये कोई 4 से, कोई 10, 12 से कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास एम्पेरिकल फार्मूला है उससे हम फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला पता नहीं कर सकते। लेकिन नोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे अभी मैंने बोला था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर ग्लूकोज का C6H12O6 है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होगा, CH2O, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। लेकिन अगर आपके पास पहले से एम्पेरिकल फार्मूला CH2O दिया हुआ है तो उसको आप एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में नहीं लिख सकते विदाउट नोइंग एनी डेटा, जो हमें बात करनी है अभी आगे। क्योंकि कोई चाहे तो इसको 2 लगा सकता है आगे, कोई चाहे 3 लगा सकता है, तो इन एटम्स का रेशियो भी बदलता जाएगा। तो कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड की हम पता नहीं कर सकते नोइंग एम्पेरिकल फार्मूला, बट knowing molecular formula we can calculate easily empirical formula. Okay, hope this is clear. चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा है फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मींस जो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। इफ 1.4 ग्राम हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.8 ग्राम वाटर। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि आपको हमें एम्पेरिकल फार्मूला पता करना है हाइड्रोकार्बन का। अगर हाइड्रोकार्बन का 1.4 ग्राम हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन, मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन है, इसकी हम कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं, और ये क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमें CO2 दे रहा है, और साथ ही साथ में क्या दे रहा है, साथ ही साथ में वाटर भी दे रहा है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है हाइड्रोकार्बन का जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा। एज आप जानते हैं, जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली बात करूंगा कि किसी कार्बन का अगर मैं कार्बन की कंबशन करूं, कार्बन की कंबशन से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लेकिन अगर मैंने सपोज कार्बन की कंबशन कर दी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के 1-1 मोल मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 44 ग्राम बनेगा।
1 मोल होगा, दैट इज 44 ग्राम। इसमें ऑक्सीजन का कितना मास यूज हुआ होगा, 32 ग्राम, और कार्बन का कितना हुआ होगा, 12 ग्राम। मतलब कार्बन के 12 ग्राम मिलने से ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कंबाइन होने से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन यहां एज पर क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो खाली बन रहा है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 बन रहा है। 44 कब बन रहा था, जब 44 तब बन रहा था, 44 तब बन रहा था, अगर मैं इसको पहले इस फॉर्म में लिखूं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तब बन रहा था जब ऑक्सीजन के 32 ग्राम कंबाइन कर रहे थे इससे इसके 12 ग्राम से, 12 ग्राम से। लेकिन अभी तो 44 नहीं बन रहे, 44 नहीं बन रहे, कितना बन रहा है, खाली 4.4। इसका मतलब ऑक्सीजन का यूज कितना हुआ होगा, 3.2। और इसमें जो कार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन में से कार्बन का मास, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन, वो कितना होगा। आप जानते हैं कि कार्बन के 12 ग्राम कंबाइन करने से, 32 से कंबाइन करने से 44 ग्राम मिलता है, लेकिन यहां हमें कितना ग्राम मिला, खाली 44। अब 44 मिल रहा है, लेकिन हमें मिला कितना है अभी, 4.4। 4.4 ग्राम जनरेट कर प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन का 3.2 ग्राम यूज हुआ होगा और कार्बन का 1.2 ग्राम यूज हुआ होगा। इसका मतलब 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मास कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन होगा वो खाली 1.2 होगा, लेकिन दिया कितना है, दिया कितना है, 1.4 ग्राम। मतलब पूरे हाइड्रोकार्बन का जो मास है, पूरे हाइड्रोकार्बन का जो मास है वो 1.4 है, लेकिन उस 1.4 में जो मास ऑफ कार्बन होगा वो कितना होगा, 1.2, बिकॉज इसी 1.2 के कंबाइन होने से कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 बन रहा है। तो बोला क्या जा रहा है, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। अब मुझे ये पता है कि अगर मास ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन 1.2 है तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन कितना होगा, जरूरी बात है 0.2 ग्राम होगा, बिकॉज टोटल मास इन दोनों का 1.2 और 0.2 को मिला के हमारे पास मास आएगा टोटल हाइड्रोकार्बन का, दैट इज 1.4 ग्राम। मतलब ये है कि हमारे पास अभी हाइड्रोजन का मास भी है, अपने पास कार्बन का मास भी है, तो फिलहाल के लिए हमें इतना ही चाहिए, बिकॉज एम्पेरिकल फार्मूला हमें फाइंड करना है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन में खाली कार्बन और हाइड्रोजन का हमें पता करना होगा। दैट मीन्स कार्बन का मास कितना आया, 1.2 ग्राम, हाइड्रोजन का मास कितना आया, 0.2 ग्राम। तो इसको मैं मोल्स में कन्वर्ट कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स, तो 1.2 डिवाइड बाय 12 कर सकता हूं, यहां होगा 0.2 डिवाइड बाय 1 कर सकता हूं, तो 1.2 बाय 12 दैट इज 0.1, 0.1 के बदले में मैं लिख सकता हूं 1, यहां 1 करूंगा और यहां 0.2 आया तो मोल्स का रेशियो में करूंगा दैट इज 2। तो मोल्स का रेशियो कितना आया, 1:2, तो एटॉम्स का रेशियो भी क्या आएगा, रेशियो ऑफ एटॉम्स भी क्या आएगा। मतलब ये है कि जहां पे मैं बोलूंगा कि कार्बन का मोल 1 मोल है, कार्बन का 1 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल से कंबाइन कर रहा है, वहां पे मैं ये टर्म भी यूज कर सकता हूं कि कार्बन का 1 एटम हाइड्रोजन के 2 एटम से कंबाइन कर रहा है। इसका मतलब रेशियो ऑफ एटम्स भी क्या होगा, 1:2, तो ये CH2। इस हाइड्रोकार्बन का जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो CH2 होगा। इससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। क्लियर, क्लियर। फिर से एक बार इस पे थोड़ा बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम बनाने में कार्बन का 12 ग्राम लगता है, लेकिन खाली 4.4 ग्राम बनाने में कार्बन का 1.2 ग्राम लगता है। अब हाइड्रोकार्बन का टोटल मास 1.4 ग्राम दिया था, 1.4 ग्राम में से कार्बन का मास जो है 1.2 ग्राम आया, तो जो रेस्ट ऑफ द मास होगा वो जरूरी बात है हाइड्रोजन का होगा, बिकॉज ये जो हाइड्रोकार्बन है ये खाली या तो हाइड्रोजन होगा इसमें या खाली हाइड्रोजन और कार्बन होगा। अब कार्बन का मास 1.2 है तो आउट ऑफ 1.4 1.2 कार्बन का है तो 0.2 किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कुछ कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ता है। प्रोडक्ट के बेसिस पे हमें बताना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा रिएक्टेंट है। जैसे लिखा है 3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं लिख रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा 3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.8 ग्राम ऑफ ओनली बाय कंप्लीट कंबशन। मतलब यह है कि जब मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंप्लीट कंबशन कर दी, कंप्लीट कंबशन का मतलब यह हमें आइडिया देगा कि ऑक्सीजन पूरा का पूरा यूटिलाइज हुआ होगा, मैक्सिमम कंबस्टिबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ में वाटर भी दे देता है। ओके, अच्छा कितना इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना था, 3 ग्राम।
अच्छा, कितना दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो है वो मिल रहा है हमें 4.4 ग्राम। फिर से थोड़ा सा हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट को, पिछले वाले क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन का जो हमने कैलकुलेशन उसमें की, उसका थोड़ा सा हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 4.4 ग्राम बन रहा है। अब जरूरी बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, वाटर कितना बन रहा है? 1.8 ग्राम वाटर बन रहा है 1.8 ग्राम कंप्लीट कंबशन से। फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 4.4 ग्राम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे हमें ये जो हमारे पास वाटर जनरेट हुआ, देखिए इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें इस कंडीशन का आपको बड़ा ख्याल रखना है। वो ख्याल ये है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में खाली सपोज कार्बन और हाइड्रोजन होता, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर खाली कार्बन और हाइड्रोजन होता तो प्रोडक्ट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता। लेकिन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये जो वाटर यहां जनरेट हुआ, वाटर की प्रेजेंस हमें बताएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तीनों के तीनों एलिमेंट्स है। इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। बिकॉज अपने पास जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्स्ट्रा जो डेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो वाटर भी है। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट है ही, लेकिन साथ में ये प्रोडक्ट वाटर है। ये हमें बताएगा, इट विल इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है क्योंकि वाटर भी साथ में आया। खाली अगर कंबशन से प्रोडक्ट आता तो कार्बन डाइऑक्साइड आता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी आ रहा है। इसका मतलब वाटर में जो ये ऑक्सीजन है, ये हमें बताएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक तो कार्बन भी है, एक तो ये ऑक्सीजन तो कंबशन से मिला है, लेकिन ये ऑक्सीजन हमें बताएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन भी है। मतलब इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। अब हमें मास फाइंड आउट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड की 4.4 ग्राम बनने पे, जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1.2 ग्राम होगा। क्लियर? 1.2 ग्राम होगा। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 0.2 ग्राम होगा। और ऑक्सीजन जो है वो कितना बचा? 3 ग्राम टोटल दिया था, 1.2 प्लस 0.2 दैट इज 1.4। तो ऑक्सीजन का कितना होगा? 1.6 ग्राम ऑक्सीजन होगा। क्लियर? हाँ, इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसमें प्रेजेंट है। रीजन है कि ये जो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी प्रोडक्ट आया। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लेते हैं। दैट इज मास 1.2 ग्राम डिवाइड बाई 12 ग्राम, जो इसका ग्राम एटॉमिक मास है। यहां आएगा 0.2 बाई 1 क्योंकि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, यहां 1.6 डिवाइड बाई 16। तो फिर से जो रेशियो आया, रेशियो कितना आया? 12 बाई 12 कर लेते हैं तो 1 आएगा, 0.2 तो 2 आएगा, 16 बाई 16 कर लेते हैं इसको तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। दिस इज रेशियो ऑफ मोल्स। तो रेशियो ऑफ एटम्स कितना होगा? रेशियो ऑफ मोल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एटम्स। तो जो रेशियो ऑफ एटम्स आएगा, रेशियो ऑफ एटम्स जो आएगा वो आएगा 1:2:1। किसका? कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो यही होगा इसका सिंपलेस्ट। इससे तो सिंपलेस्ट पॉसिबल नहीं है, एक से कम किधर हो सकता है ये। तो इसका मतलब ये है कि इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1:2:1 है। तो ये होगा इसका, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इसकी क्या होगी? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, अब ये बात तो फिलहाल के लिए हमने देखी कि अगर अपने पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को यूज करके हम एम्पेरिकल फार्मूला पता कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कहीं पे अपने पास एम्पेरिकल फार्मूला होगी, उससे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना होगा, जो कि नॉर्मल कंडीशन में तो ये इम्पॉसिबल है विदाउट नोइंग दिस डेटा। देखिए, अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है तो डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, या तो क्या होना चाहिए? इफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर गिवन, या तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स है वो कितने हैं, या हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये भी लिख सकते हैं यहाँ, इफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर गिवन। या तो एक्चुअल नंबर पता होना चाहिए या टोटल नंबर पता होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा समझ लीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम चेक करेंगे, अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहां पे कितने आए? CH2O में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आए? हमारे पास कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 आए। अगर हमें इससे
अगर हमें कहीं लिखा होगा कि इस एम्पेरिकल फार्मूला से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है और टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स मान लीजिए कितने हैं, 16 है, ऐसा है, तो मैं इस रेशो को, जो हमारे पास 1:2:1 का रेशो आया, मैं इसको 4 टाइम्स बढ़ा सकता हूं चेक करने के लिए। मतलब मैं यहां 4 लगा सकता हूं, यहां लगाऊंगा, मतलब मैंने यहां 4 मल्टीपल कर दिया, यहां 8 मल्टीपल कर दिया और यहां 4 से मल्टीपल करूंगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं फिर C4, अच्छा H8O4। इस रेशो में मैंने इसको डिवाइड कर दिया और उसके बाद मैं चेक करूंगा कि कार्बन का टोटल मॉलिक्यूलर मास, इसका करूंगा वेट, इसका करूंगा वेट और इसका ऐड करूंगा, देखूंगा टोटल अगर दिया होगा टोटल नंबर ऑफ सब एटम्स का सम करूंगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स का सम करूंगा। या दूसरी कंडीशन ये है कि या तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल नंबर या टोटल नंबर। दूसरी बात यह है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा, मॉलिक्यूलर वेट गिवन होने से क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट गिवन होने से मतलब आपके पास अभी आया CH2O, सपोज इसका मॉलिक्यूलर, देखिए इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 2 के 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16, ओके, तो टोटल आएगा 30। अब इसका 30 आ रहा है, अगर दिया है कि 60 है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 60 है, तो मुझे पता है कि अगर 30 को 60 बनाना है तो डबल करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि असल में ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसकी हो सकती है, जो होगी दैट विल बी, इसको डबल करना पड़ेगा C2H4O2। मॉलिक्यूलर वेट को जान के हम एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कर सकते हैं। जैसे अभी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला आया था, ग्लूकोज का आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला आया था कितना, जैसे वो आया था C6H12O6 और मैंने लिखा था CH2O, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। अब CH2O में अगर आप मास चेक करोगे तो कितना आ रहा है, टोटल मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। अगर दिया है कहीं पे कि मॉलिक्यूलर वेट 180 है, तो क्या करना पड़ेगा, इस 30 को 180 बनाने के लिए, 30 को 180 बनाने के लिए मुझे मल्टीपल 6 करना पड़ेगा। तो मैं यहां 6 करूंगा, यहां मल्टीपल 6 करूंगा, ये 12 बनेगा, और यहां 6 करूंगा तो ये बनेगी मॉलिक्यूलर फार्मूला किसकी, ग्लूकोज की। यानी कि 3 कंडीशंस है। पहली, या तो एक्चुअल नंबर, मतलब एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कार्बन के कितने, हाइड्रोजन के कितने, ऑक्सीजन के कितने, टोटल नंबर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर कितना होगा, उनको फिर आप ऐसे रेशियो में डिवाइड कर दो सच दैट कि ये टोटल आ जाए। तीसरी बात यह है कि या तो मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट पता चला तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इससे भी हम एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है एम्पेरिकल फार्मूला, ये वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी पता होना चाहिए। अगर वेपर डेंसिटी भी पता होगा उससे भी हम कर सकते हैं। अब ये वेपर डेंसिटी है क्या, चलिए देखते हैं इसको। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ओके, वेपर डेंसिटी हम चेक करते हैं। देखिए पहले हम इस वेपर डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि वेपर डेंसिटी असल में है क्या। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी होता क्या है। पहली बात, वेपर डेंसिटी से चलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक टर्म होती है जो जिसे हम कहते हैं सिंपली डेंसिटी, डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ओके। इस डेंसिटी का और एक नाम होता है दैट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी, इसको हम एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट डेंसिटी, दैट इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। लेकिन यहां क्या है, यहां है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी पे आते हैं, इससे हमारा मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इससे हम मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, वेपर डेंसिटी को पढ़ने से पहले हम हमारे पास एक टर्म होती है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। दैट टर्म इज कॉल्ड एज व्हाट, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज, ये एक रिलेटिव टर्म है जिससे हम डेंसिटी किसी भी सबस्टेंस का कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। जैसे रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड्स के लिए अलग, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए अलग, फॉर किसके लिए, सॉलिड्स या लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए अलग, और फॉर गैसेस, गैसेस के लिए अलग कैलकुलेट करते हैं। कौन सी, रिलेटिव डेंसिटी। सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए हम रिलेटिव डेंसिटी अलग से मेजर करेंगे और गैसेस के लिए अलग से। सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए जब हम रिलेटिव डेंसिटी यूज करेंगे, दैट रिलेटिव डेंसिटी इज एक्चुअली द डेंसिटी ऑफ, अगर हम लिक्विड की बात किया, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, डेंसिटी ऑफ रेफरेंस।
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। अब ये डेंसिटी किस सब्सटेंस की बात हो रही है यहां? वो सब्सटेंस जिसका हमें रिलेटिव डेंसिटी पता करना है। रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज एक्चुअली दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी को रो से मेनली या डी से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट किस टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे जब हम रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी सबस्टेंस का, हमने लिखा डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री पे ही क्यों लेते हैं? बिकॉज जो डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है वो डेंसिटी बराबर होती है, एक सेकंड जस्ट ओके जस्ट 1 सेकंड, कस्टमाइज। ओके बताइए, रिलेटिव डेंसिटी जो हमने लिखा था, डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट शाबाश 4 डिग्री सेल्सियस। और ये डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस जो है ना, वाटर की डेंसिटी जो 4 डिग्री पे होती है वो होती है 1 ग्राम पर एमएल, 1 ग्राम पर एमएल। तो इससे हमें रिलेटिव डेंसिटी जो है, डेंसिटी बन जाएगा एक्चुअली डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। इस वक्त जब हम डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इस वाले टर्म को उस वक्त नाम दिया जाता है, इस जब रेफरेंस लिया जाता है कौन सा? वाटर, उस वक्त जो रिलेटिव डेंसिटी होगा उसका नाम होता है, ओके ओके, जो रिलेटिव डेंसिटी हम करते हैं डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये रिलेटिव डेंसिटी जब व्हेन वाटर इज टेकन एज रेफरेंस वैल्यू, उस वक्त जो रिलेटिव डेंसिटी होगा वो रिलेटिव डेंसिटी होता है, उसका नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका मतलब ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एक्चुअली द रिलेटिव डेंसिटी व्हेन वाटर इज टेकन एज रेफरेंस। और वाटर जब रेफरेंस डेंसिटी ऑफ वाटर ले लेते हैं हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उस वक्त डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर एमएल। तो बात यह है कि अगर आपके पास सपोज आपके पास क्वेश्चन दिया है इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी और यहां कितना है 1 ग्राम पर एमएल। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है तो डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस कितना होगा? अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर का, तो इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी टर्म होगी ये एक डायमेंशनलेस या यूनिटलेस टर्म होगी। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है तो डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस होगा 3 ग्राम्स पर एमएल। दूसरी बात ये कि जब हमने यहां डिस्कस किया फॉर गैसेस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी वाली टर्म है, रिलेटिव डेंसिटी इज एक्चुअली डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस एट, बट प्रोवाइडेड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम है? बिकॉज अगर आप डेंसिटी ऑफ जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे आप गैस की डेंसिटी पता करनी है, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको रेफरेंस की डेंसिटी पता होनी चाहिए। क्योंकि जो डेंसिटी में जो रोल है, डेंसिटी कैन वेरी बाय वेरिंग टेम्परेचर और प्रेशर और टेम्परेचर को आप चेंज करोगे तो डेंसिटी वेरी होगी। इसलिए जिस भी टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन पे आप डेंसिटी ऑफ गैस पता कर रहे हो, उसी वाले कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे आपको रेफरेंस की डेंसिटी पता होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे। बिकॉज अभी हम आगे चेक करने वाले हैं कि जो डेंसिटी है दैट इज एज पर आइडियल गैस इक्वेशन, वो प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए टेम्परेचर और प्रेशर ये एक मस्ट कंडीशन है, दिस इज अ मस्ट कंडीशन। सो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस।
एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस। इस रेफरेंस को हम यूज करते हैं, ये हम करते हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन जब हम हाइड्रोजन को एज रेफरेंस, जैसे हमने वाटर में, यहां सॉलिड और लिक्विड वाले केस में जब हमने वाटर को 4 डिग्री में एज रेफरेंस वैल्यू लिया था, उस वक्त जो डेंसिटी का वैल्यू, इस रिलेटिव डेंसिटी का नाम आया था वो आया था स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन जब हम वाटर को, व्हेन वाटर इज टेकन एज रेफरेंस, जब हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस, उस वक्त इस रिलेटिव डेंसिटी के बदले में हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी। और वो वेपर डेंसिटी किसके बराबर? डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, परफेक्ट। इसका मतलब ये वेपर डेंसिटी बराबर होगा डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब फर्दर अगर इसको हम देखें, इसी वेपर डेंसिटी की हम अभी बात कर रहे थे कि अगर आपको एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया है, उस एम्पेरिकल फॉर्मूला से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है, तो एक कंडीशन ये भी था कि वेपर डेंसिटी पता होना चाहिए। क्यों वेपर डेंसिटी पता होना चाहिए? इससे क्या फायदा होगा? वेपर डेंसिटी से फायदा यह होगा कि जब हम वेपर डेंसिटी को लिखेंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे। एज आपके इक्वेशन आप जानते हैं PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। इस नंबर ऑफ मोल को हम लिखते हैं वेट बाय मोलर वेट इंटू RT। तो मोलर वेट को मल्टीपल करके हम वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, PM क्रॉस मल्टीपल करेंगे, PM विल बी इक्वल टू W डिवाइड बाय V, इसको डिवाइड कर दिया और यहां RT। तो ये PM किसके बराबर? P इज प्रेशर ऑफ गैस, M इज मोलिकुलर मास, मोलर मास या मोलिकुलर मास, वेट इज वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी, दैट इज रो RT। तो इस रो का वैल्यू क्या आएगा? रो का वैल्यू आएगा PM डिवाइड बाय RT। पहली बात जो हमने ये भी डिस्कस की थी कि ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी वेरी करेगा प्रेशर के वेरी करने से भी और टेम्परेचर के वेरी करने से भी। इसलिए हमने जो यहाँ पे बार बार हम कंडीशन बता रहे हैं, वो कंडीशन ये है कि कंडीशन सेम टेम्परेचर पे हो और सेम प्रेशर पे। जिस गैस का भी आपको रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी पता करना है, तो उस वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपके दोनों कंडीशन में, गैस का भी जिसका आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, वो रेफरेंस का भी, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होने चाहिए? सेम मेंटेन होने चाहिए, बिकॉज दे इफेक्ट डेंसिटी। तो अब ये डेंसिटी ऑफ गैस किसके बराबर आएगा? देयरफॉर ये जो वेपर डेंसिटी आएगा, दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस के बदले में लिख सकता हूं PM डिवाइड बाय RT, गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन में क्या लिख सकते हैं? PM डिवाइड बाय RT, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। PM ऊपर ये PM डिवाइड बाय RT गैस किसके लिए मैंने यूज किया? डेंसिटी ऑफ गैस के लिए। और PM डिवाइड बाय RT हाइड्रोजन का किसके लिए यूज किया? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के लिए। अब जो हम टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं वो तो सेम है, इसका मतलब ये P और ये P कैंसिल होगा क्योंकि ये सेम है। RT और RT दोनों में R बीइंग कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वेपर डेंसिटी का वैल्यू क्या आएगा? दैट इज मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2। अब मोलर मास H2 का कितना हो? H2 है ये, तो H2 का मोलर मास कितना होगा? 2 होगा। इसका मतलब डेंसिटी होगा मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। दिस इज द ओनली यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। ये सिर्फ एक यूज है इस फॉर्मूला का, हमें ध्यान से सुनिए। अब अपने पास दो चीजें आ गई, पहली तो वेपर डेंसिटी भी आया, दूसरी बात मोलर मास भी आया। तो हमारे पास जो कंडीशन थी, 4 कंडीशन थी, एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला का वैल्यू पता करना था। तो उसमें 2 कंडीशन ये भी थी कि या तो मोलर मास ऑफ गैस पता होना चाहिए या वेपर डेंसिटी पता होना चाहिए। बिकॉज नोइंग मोलर मास को जानते हुए हम क्या कर सकते, जो मैंने अभी ग्लूकोज को बताया था कि उसका एम्पेरिकल फार्मूला जो मास आ रहा है वो 30 आ रहा है। तो मोलर मास अगर आपको पहले से गिवन होगा 180, तो उस 180 को आप, उस 30 को आप 6 से मल्टीपल करके 180 बना सकते हो। तो बात फाइनली ये है कि वेपर अब अगर मोलर मास पता नहीं है तो वेपर डेंसिटी पता होना चाहिए, क्योंकि वेपर डेंसिटी पता होगा तो मोलर मास किसके बराबर आएगा? ट्वाइस वेपर डेंसिटी के। तो जैसे आपके पास वेपर डेंसिटी का वैल्यू पता होगा, अल्टीमेटली आपको मोलर मास का वैल्यू पता चलेगा और उससे आप आराम से इस क्वेश्चन को आगे लेके जा सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना।
ठीक है, तो अभी हमारे पास दो चीजें आई। पहली बात यह आया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हम तब, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरी बात वेपर डेंसिटी, ये दोनों चीजें हम रिलेटिव डेंसिटी के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तब यूज करते हैं जब अपने पास रेफरेंस होगा, रेफरेंस इज टेकन एज वाटर, और ये वेपर डेंसिटी जो है तब यूज होगा जब रेफरेंस इज व्हाट, रेफरेंस इज H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, उसको हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।